CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि जो हम बात करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था कि जब डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ही हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सॉरी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो हमने बोला था कि ये जो डी वाले ऑर्बिटल्स हैं दो सेट के अंदर टूट जाते हैं, एक दो का एक सेट हो जाता है और तीन वालों का एक सेट हो जाता है। ये दो वाला सेट ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है आप सभी को कि ये वाला जो सेट होता है ये ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा 0.6 डेल ओ, और ये वेरी सेंटर से नीचे की तरफ आता है और ये वाली डिस्टेंस होती है -0.4 डेल ओ, ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा तो हम सिंपली, ये दिख रहा है कि हम ऊपर वाले में से नीचे वाले का माइनस करेंगे, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है पूरा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये कितना है डेल ओ है। तो हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि ये डेल ओ है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि CFSE कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करनी होती है, जैसे मान लीजिए आपको आपके यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भरे जा सकते हैं, है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी और डेल ओ, जो ये डेल ओ है टोटल इसके बीच में जो भी कम होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वही वाली चीज हो जाएगी। डेल ओ यानी कि पेयरिंग एनर्जी, यानी पेयरिंग एनर्जी और डेल ओ के बारे में हम बात करते हैं बेटा। स्प्लिटिंग एनर्जी जो भी कम होता है ना उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे हमने कल बात किया था, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो दोनों कामों में जैसे मान लीजिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या भरते हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरते हैं यहाँ पे, जैसे अभी करके दिखा देते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे भरें, या पॉसिबिलिटी होती है फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे भरें, ठीक है। अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अगर अब डिपेंड करेगा ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे भरा जाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पेयरिंग एनर्जी और डेल नोट के ऊपर। अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी, ठीक है, तो पेयरिंग हो जाएगी। जैसे मैंने कल भी सिखाया था, मान लीजिए आपको जैसे 3 स्टूडेंट्स एक एक रूम में है, 4th स्टूडेंट कोई आता है तो उसके पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। वो कहते हैं या तो वहां पे चले जाओ अलग से रूम लेना है तो, या फिर यहाँ पे किसी के साथ पेयरिंग कर लो, खर्चा दोनों में लगेगा। अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप बैठोगे पेयरिंग करोगे तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर ऊपर जाओगे आप तो आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो पॉइंट क्या है, कौन सा काम करेगा वो, डेल नोट कम है, ये वाला ये जो वैल्यू कम होगी ना वही वाला काम हो जाएगा। यानी कि डेल नोट कम है, 150 रुपए वाला काम कम है, इसलिए वो अलग से जाके बैठ गया। अगर मान लो बेटा इसी तरीके से इसी इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब हम भरते हैं, दूसरी ऐसी कुछ कंडीशन होती, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, तो एक एक जब 3 इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग के 3 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वो तो नीचे आने ही होते हैं, लेकिन जैसे फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है, मान लीजिए उसके लिए कंडीशन लगा दी जाए कि अगर आप पेयरिंग कर लोगे यहाँ पे तो आपको 200 रुपए देने हैं, और अगर आपको सेपरेट रूम, ऊपर वाला रूम चाहिए अलग से ऊपर, ये डेल नोट है ना, ये 250 है, ठीक है। पेयरिंग कितनी है 200, और सेपरेट रूम यानी कि स्प्लिटिंग अगर आपको करनी है, स्प्लिटिंग मतलब सेपरेट रूम से याद कर लेना आप, सेपरेट अगर आपको लेना है तो वो 250 लगेंगे। तो कौन सा कम है, पेयरिंग कम है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो जो भी कम होगा ना वही वाला काम होगा। अगर पेयरिंग कम है तो वो पेयरिंग कर लेगा, और अगर स्प्लिटिंग कम है तो वो स्प्लिटिंग कर लेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, देखो मैं इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ, इसके अंदर क्या है, डेल नोट कम है किससे, पेयरिंग से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेयरिंग कम है, यहाँ पे पेयरिंग कम है,
स्प्लिटिंग ज्यादा है। तो देखो ये वाला एरो, ये स्प्लिटिंग ज्यादा है और पेयरिंग कम है। यहाँ पे स्प्लिटिंग कम थी इसलिए स्प्लिटिंग हो गई थी। तो ये कंसेप्ट हम कहाँ पे लगाते हैं बेटा, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। तो दो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब हमने भरा तो उसके लिए दो चॉइस हो जाती हैं, या तो ऊपर वाला ऑर्बिटल भरा जाए या फिर नीचे वाले में पेयरिंग की जाए। तो यहाँ पे दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एक बनते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जैसे विबिटी ने भी बताया था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन का मतलब जहां पे ज्यादा नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 क्या है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, हाफ 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 और हाफ। ठीक है, दो स्पिन जो आएगी वो 2 आएगी यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्लस हाफ, और नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या हो गया, माइनस हाफ। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये प्लस हाफ और ऊपर वाले के लिए भी क्या हो गया, प्लस हाफ। तो ये इसके लिए स्पिन कितनी आई टोटल, मतलब एक स्पिन आई है। और इसके लिए यहाँ पे स्पिन कितनी आ रही थी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी कि 2 स्पिन आ रही थी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। इसको ज्यादा ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सारा का सारा किसके बारे में था बेटा, ये सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में था। और सीएफएससी कैसे निकालनी है वो चीज हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे सीएफएससी निकालनी है, लास्ट टाइम हमने यही वाली चीज सिखाई थी आपको, सीएफएससी। मान लीजिए हमें सीएफएससी कैलकुलेट करनी है, तो हम अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो बताइए यहाँ पे कितना है, 1 2 3, हमने गिन लिया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे CFSE। तो देखो बेटा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और कितना है यहाँ पे, -0.4। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, कितने में, कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन और कितना है यहाँ पे 0.6। तो आप कितना करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करवा दो 0.6 से, टोटल कैलकुलेट किया आपने, CFSC कितनी आ जाएगी, -1.2 और प्लस कितना हो गया 0.6। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे, जब आप करोगे तो -0.6 आ गई। तो इसकी CFSC कितनी आ गई, -0.6 आ गई। अब इसकी CFSC और निकालते बेटा, यहाँ पे CFSC आप निकालिए, कैसे निकाल सकते हो, देखिए नीचे ऑब्वियस सी बात है, ये वेरी सेंटर है। देखो मैं हर बार वही है, ड्रॉ करते टाइम जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये कम और ये ज्यादा है ना, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए ये वाली चीज कि ये वाला जो सेंटर है ये वाला ज्यादा होता है, और इसीलिए ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 0.6 होती है, और ये कितनी होती है, -0.4 डेल ओ। डेल ओ जरूर लगाते हैं, तो ये जो आता है ये डेल ओ है, मतलब है ना, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, कितना है, 1 2 3 4, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, -0.4 से, प्लस में ऊपर कोई नहीं है तो वो तो 0 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो CFSC कितनी आ गई, -1.6। ठीक है, डेल ओ, तो इसके अंदर -1.6 डेल ओ आया है, इसके अंदर कितना आया था, 0.6 डेल ओ आया था। तो ये डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि डेल ओ निकाल के, तो CFSC किसके अंदर ज्यादा होगी, किसके अंदर कम होगी, वो चीज हम बात करते हैं। ये जो माइनस का साइन होता है ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है बेटा, नीचे की तरफ आने का मतलब क्या होता है, स्टेबल हो जाना। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट जो आता है हमारा, दैट इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हमारा ये वाला जो टॉपिक है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस उससे रिलेटेड रहेगा, यानी कि जब हम टेट्राहेड्रल, मेनली कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल, एक दूसरे टाइप के कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल, और थर्ड होता है हमारा स्केर प्लेनर। जनरली ये इस तरह के कंपाउंड बनते हैं जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जैसे हम बात करते थे sp, जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में इस तरीके से
4 लिगेंड आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है आप सभी को, वही वाली बात है। अब यहाँ पे भी एक सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के पास भी क्या मिलेंगे, डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ठीक है, हम पहले इन डी ऑर्बिटल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो जब भी कोई लिगेंड नहीं आता है बाहर से, तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स, डी के पांचों के पांचों कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना। हम पहले वाले जो लेक्चर्स में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो वो पांचों के पांचों, जैसे मान लीजिए मैं लिख भी देती हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन सब की एनर्जी सेम होती है। फिर हमने क्या बात किया कि जैसे मान लीजिए जैसे ही एकदम से 4 लिगेंड आए, अब बताइए बेटा कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे 4 लिगेंड्स आ रहे हैं ना। तो अब जैसे ही पता चला कि लिगेंड्स आ रहे हैं, जैसे हमने बात की थी कि मान लीजिए आपका एक गांव है, ठीक है, गांव में आप सभी रहते हो और बाहर से एकदम से ये पता चले कि पुलिस आने वाली है। तो जैसे ये पता चला कि पुलिस आ रही है, तो सब डर गए हैं एक साथ में। मान लीजिए सबने गलती की है, कुछ ना कुछ होता है ना, जैसे डाउट कि भाई हम कुछ गड़बड़ हो गई है तभी तो आ रही है, पता नहीं किसके घर आएगी। तो एक बार तो क्या होता है, जैसे ही लिगेंड दिखे तो सबके सब पांचों के पांचों की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। फिर बाद में जैसे ही वो नजदीक आए, ध्यान से देखना है, जैसे ही वो नजदीक आए हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए वो पर्टिकुलर गली के अंदर जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर गली के अंदर जाते हैं, तो क्या होता है, और बाकी के जो हैं वो तो रिलैक्स हो जाते हैं, और जिसकी तरफ जा रहे होते हैं वो जो वो पुलिस वाले जा रहे होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक बात सोचने की है बेटा, अब हम पहले बात करेंगे वो जा किस तरफ रही हैं। अब ये वाली बात समझ आ गई कि ठीक है, जैसे ही लिगेंड्स आए उन सब की एनर्जी बढ़ गई। अब ये 5 थे, इन पांचों में से किसकी तरफ जाएंगे, अब लिगेंड्स किसकी तरफ से आते हैं। एक्चुअली जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड्स आते हैं ना बेटा, वो अलोंग द एक्सिस नहीं आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। कहाँ से आते हैं, इन बिटवीन एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो मतलब कौन सी गली में गई उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो वो इन बिटवीन द एक्सिस जा रहे हैं, तो जो डी ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ जा रहे हैं। ये देखो लिगेंड्स कहाँ से जा रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस जा रहे हैं, अलोंग द एक्सिस नहीं, इन बिटवीन द एक्सिस। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो दो जो ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। और ये क्या होते हैं, बाकी के 3 क्या होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि इनकी तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब लिगेंड्स कहाँ से आ रही हैं, इन बिटवीन द एक्सिस जा रही हैं। और इन बिटवीन द एक्सिस कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले, मतलब इनकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो इसका मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, अब की बार इन 3 का सेट ऊपर चला जाएगा और 2 वाला सेट, बाकी के जो 2 थे उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, है ना। तो वो 2 क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। देखो ये जस्ट ऑपोजिट होता है ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में 2 वाला सेट ऊपर और 3 वाला सेट क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। जबकि टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा, 3 वाला सेट ऊपर की तरफ होता है और जो 2 वाला सेट होता है वो नीचे की तरफ होता है। मैंने रीजन बताया बेटा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो लिगेंड्स, जब टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो लिगेंड्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं। और इन बिटवीन द एक्सिस कितने कितने डी ऑर्बिटल्स हैं, 3 डी ऑर्बिटल्स हैं। तो तीनों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और इनमें से जो 2 हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही वाली बात है, 2 वाला सेट ज्यादा नीचे जाता है, ऑब्वियस सी बात है। 2 वाले के साथ कितनी वैल्यू लिखते थे, हम पहले भी लिखते थे, 2 वाले सेट के साथ कितना लिखते थे, 0.6, ठीक है, डेल। अब यहाँ पे टी टेट्राहेड्रल है ना, और नीचे की तरफ वाले के साथ माइनस,
और अब ऊपर वाले 3 वाले सेट के साथ क्या लिखते थे 0.4, लेकिन अब की बार ये ऊपर की तरफ है तो हम क्या लिखेंगे प्लस का हो जाएगा ये, और डेल टी देखो जस्ट ऑपोजिट है ऑक्टाहेड्रल वाले में, जो ऊपर था वो नीचे कर दो, ये 0.4 वैल्यू नीचे की तरफ थी 3 वालों के साथ नीचे की तरफ थी, अब की बार क्या हो जाएगी ये 0.4 वैल्यू ऊपर की तरफ हो जाएगी वेरी सेंटर से 3 का सेट इतनी ऊपर जाता है और 2 वाला सेट इतनी नीचे आता है, तो ऑब्वियस यहाँ पे जो ये डेल टी है वो होता है, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या बोला जाएगा डेल टी बोला जाएगा, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। 2 वाला सेट कौन सा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस वाला है, डी जेड स्क्वायर वाला, और ये 3 वाला सेट कौन सा होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स वाला होता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, इतनी बात समझ आ गई। जो ये डेल टी होता है ना डेल टी, ये हमेशा कम होता है किसके कंपैरेटिवली डेल ओ के कंपैरेटिवली डेल टी हमेशा कम होता है। अब इस बात का क्या मतलब है ध्यान से सुनना है। एक्चुअल में डेल टी और डेल ओ क्या होते हैं, जो इन ऊपर वाले और नीचे वाले का जो सेट है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। ये वाला जो सेट होता है बेटा वो टेट्राहेड्रल में कम होता है, हमेशा कम होता है। क्यों होता है अब इसके बारे में बात करते हैं। उसके 2 रीजन्स आप मतलब होते हैं, जो मेन 2 रीजन्स होते हैं वो क्यों, देखो ये वाला जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कम होगा टेट्राहेड्रल वाला एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वाला। रीजन पूछा जाता है क्यों। पहली बात तो बेटा कितने लिगेंड्स आ रहे हैं 4, ऑक्टाहेड्रल में कितने आते हैं 6। अब बताइए पुलिस अगर एक तो एक पुलिस वाला आए आप कम डरोगे, 4 आ जाएं ज्यादा डर लगेगा, है ना। तो पॉइंट क्या है, यानी एक तो 4 आ रही हैं, अब यहाँ पे कैसे डिफरेंस है, यहाँ पे 4 लिगेंड्स आ रही हैं, है ना, जितनी ज्यादा लिगेंड्स होते हैं उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो बाहर से लिगेंड्स आ रहे होते हैं, तो अगर वो लिगेंड्स कम है तो ये स्प्लिटिंग क्या होगी कम होगी, है ना। और जब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो यहाँ पे वहां पे जैसे मेटल के साथ कितने लिगेंड्स होते हैं 6 लिगेंड्स होते हैं इस तरीके से। तो बेटा 6 लिगेंड्स होने की वजह से जो स्प्लिटिंग है वो क्या होती है ज्यादा होती है। जो ये स्प्लिटिंग डेल ओ, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसकी वजह से हो रही थी लिगेंड्स की वजह से हो रही थी। तो अगर लिगेंड्स कम आ रहे हैं तो ये जो स्प्लिटिंग है वो हमेशा क्या होती है कम होती है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि एक रीजन और बताया था, जैसे मैंने अभी एक तो बताया कि नंबर ऑफ रीजन क्या है डेल टी हमेशा कम क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स, जब क्योंकि लिगेंड्स क्या है लेस कम है, यानी कि 4। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन भी होता है बेटा, दूसरा रीजन क्या होता है यहाँ पे, दूसरा रीजन होता है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल में बात करते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट एकदम से आते हैं, ये मतलब बिल्कुल सामने से आते हैं, इस वजह से ज्यादा। अगर पुलिस वाला बिल्कुल ही सीधी लाइन से आपके घर की तरफ आ रहा है तो आप बिल्कुल डर जाओगे, बिल्कुल भाई बिल्कुल हमारी तरफ ही आ रहा है। लेकिन अगर वो टिल्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े रास्ते से आ रहा है, या थोड़ा सा चांसेस होते हैं, मान लीजिए वो इधर से आ रहा है और आपका घर इधर है, तो आपको चांसेस रहेंगे कि क्या हो सकता है कि वो इस तरफ भी चला जाए, क्या पता ये सीधा चला जाए। पॉइंट क्या है बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस तो होते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो हम किसकी बात करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस जैसे लिगेंड्स आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मान लीजिए ये डी ऑर्बिटल है और ये क्या है हम किसकी बात कर रहे हैं लिगेंड्स की, तो वो बिल्कुल सामने से नहीं आते, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने से नहीं आते। अगर मान और ऑक्टाहेड्रल में तो बिल्कुल जस्ट सामने जाते हैं, तो अगर बिल्कुल जस्ट सामने ही आए बिल्कुल सीधे की तरफ तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा डर लगता है, ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। उसी तरीके से यहाँ पे जो लिगेंड्स होते हैं डेल टी के अंदर, ये 4 लिगेंड्स थोड़ा सा टिल्टेड वे से आते हैं, थोड़ा सा आप ऐसे बोल सकते हो कि बिल्कुल सामने से नहीं आते हैं, इस वजह से यहाँ पे डेल टी क्या होता है कम होता है। अब पॉइंट आता है, अब मेन सुनना है आपको, जो सबसे मेन बात है जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो डेल टी
जो होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है डेल ओ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन क्या है। तो डेल टी क्या है, डेल ओ का 4/9 है, यानी कि उससे कम है ना, ये 4/9 मतलब है किसका, डेल ओ का। तो पहली बात तो ये रिलेशन आप एक बार जब नोट्स बनाओगे तो लिख लेना भाई, ठीक है। पूछा जा सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बताए तो वो कितने परसेंट होता है, इतनी बात होगी। अब हम बात कर सकते हैं, अगर हम एक चीज और ले सकते हैं कि जब हम इसकी बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, ये डेल टी कम है ना। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमेशा तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ही जाता है। टेट्राहेड्रल में 2 चॉइस नहीं होती हैं, ध्यान से सुन लो। वहां पे क्या था, 2 चॉइस हो जाती थी, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल में कि फोर्थ जो 1 2 3 भरने के बाद फोर्थ नीचे भी रह सकता है और ऊपर भी जा सकता है। अगर वो ऊपर चला गया तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते थे, और नीचे रह गया तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते थे, है ना। यहाँ पे हमेशा बेटा ये गैप कम होता है, ये हमेशा पॉइंट क्या है, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है स्प्लिटिंग एनर्जी से, ठीक है। स्प्लिटिंग टी लगाते हैं यहाँ पे, स्प्लिटिंग एनर्जी से हमेशा ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी। मतलब कि अगर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो यहाँ पे बैठता है तो उसको 500 किराया देना है, और ऊपर जाता है मतलब अलग सेपरेट रूम ऊपर की ऊपर वाला लेता है तो उसको 200 देने हैं। तो ऑब्वियसली बात है, वो कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो गैप होता है ये कम है इसके अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड्स, यानी कि चाहे कैसा भी लिगेंड प्रेजेंट हो, वहां हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वहां हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। हाई स्पिन मतलब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ही जाएगा, कभी नीचे की तरफ नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना टेट्राहेड्रल में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लो स्पिन हाई स्पिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, है ना। वहां पे चॉइस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जो नीचे जो पेयरिंग वाला होता है वो हमेशा ज्यादा होता है इसके अंदर, लेकिन इस वाले में वो चेंज होता रहता है, इसीलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है लो स्पिन या फिर हाई स्पिन के केस में। तो हमने इतनी बात की, यानी कि जब हम किसके बारे में बात करते हैं, टेट्राहेड्रल, वही है 2 का सेट, है ना। तो 2 के सेट को क्या बोलते थे वहां पे, ई जी, यहाँ पे जी नहीं लगाना है, ध्यान रखना टेट्राहेड्रल में हमें जी नहीं लगाना है, 2 के सेट को क्या बोलना है, सिंपल ई बोलना है। और यहाँ पे 3 के सेट को क्या बोलते थे, वहां पे ऑक्टाहेड्रल में T2G बोलते थे, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, T2। तो यहाँ पे क्या है, 2 के सेट को क्या बोलेंगे, T2, और एक सॉरी 3 के सेट को क्या बोलेंगे, T2, और यहाँ पे 2 के सेट को क्या बोलेंगे, ई, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो ई और T2। तो क्रिस्टल फील्ड कॉम्प्लेक्सेस मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कैसे हमें चीजों को डिटरमाइन करना है, CFSC कैसे फाइंड आउट करनी है, वो आराम से आप निकाल सकते हो। मान लीजिए मुझे इसकी CFSC निकालनी है, मुझे ये बोल दिया जाए इस कॉम्प्लेक्स की CFSC निकालिए, तो निकाल सकते हो ना बेटा। कैसे हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है, 0.6, तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, T2 इंटू माइनस 0.6, ठीक है। प्लस में कितना है, 1 है, और कितना है 0.4, तो आप क्या लिखोगे, 1 इंटू 0.4, तो कितना हो गया वहां पे, किया आपने माइनस 1.2 प्लस 0.4, तो आप क्या करोगे, माइनस 0.8। तो CFSC यहाँ से भी निकालने के लिए बोला जाए आपसे तो आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि CFSC कैसे कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है। तो ये चीज होगी जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यही सारी चीजें हैं, आप चाहे किसी भी तरीके से पढ़ लेना, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है बेटा, ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं स्केयर प्लेनर की, जब हम किसकी बात करते हैं, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो अब एक और भी तो था हमारा, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो पहला ऑक्टाहेड्रल, सेकंड टेट्राहेड्रल, और थर्ड जो कैटेगरी आती है वो क्या आती है, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की आती हैं। तो स्केयर प्लेनर कैसे बनते हैं, देखो अगर ऑक्टाहेड्रल, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ,
अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो आप कैसे बनाओगे फटाफट से, ये एक लिगेंड, यहाँ पे दूसरा, थर्ड, फोर्थ, और एक ऊपर से और एक नीचे से, हम ऐसे लिगेंड्स बता मतलब अरेंज करते हैं, है ना। तो ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल। अगर मुझे स्केयर प्लेनर बनाना है तो कैसे करना है, इन ऊपर वाले को हटा दूं और इस वाले को हटा दूं, है ना, तो 4 का ये बन जाएगा। यानी कि जब मुझे स्केयर प्लेनर बनाना है तो कुछ ना कुछ किससे मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, वो किससे मिलता हुआ है, ऑक्टाहेड्रल से, है ना। तो ये क्या है, स्केयर प्लेनर, और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे भी स्प्लिटिंग कुछ इसी तरीके से होती है स्केयर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में। सिंपल बताइए, जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे तो क्या करते थे बेटा, 5, और हम बोलते थे कि सबसे पहले जैसे ही लिगेंड्स आएंगे इन सब की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एक बार तो सबकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना, डी की, पांचों की। अब कुछ ना कुछ स्केयर प्लेनर किसकी तरह है, ऑक्टाहेड्रल 6 वालों की तरह है। तो पता है क्या होता है, हम कैसे मानते थे, ऑक्टाहेड्रल में कैसे डिवाइड करते थे हम, 2 का सेट ऊपर, ठीक है, और 3 वाला सेट क्या होता था हमारा, नीचे की तरफ होता था। तो हम ऐसे डिवाइड करते थे, ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल। स्केयर प्लेनर में थोड़ा सा मतलब चेंजमेंट है, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऊपर और नीचे वाले को हम क्या मानते हैं, जेड एक्सिस। ध्यान से सुनना है, देखो बेटा कैसे मान सकते हैं, एक्चुअली क्या है, अगर हम ये माने एक्स, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक ऊपर से नीचे, जैसे प्लेन के अंदर ऊपर से नीचे वाले को हम क्या मान सकते हैं, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ये एक्स मान लिया मैंने, ये वाई एक्सिस मान लिया, और ऊपर से नीचे वाले को क्या मान लिया मैंने, जेड एक्सिस। तो इसमें तीनों के साइड से, तीनों तरफ से, तीनों एक्सिस के अलोंग क्या आ रहे थे, लिगेंड्स आते हैं। लेकिन इसके अंदर कहाँ से लिगेंड्स नहीं आते हैं, ये एक्स और ये वाई, लेकिन जेड के अलोंग कोई लिगेंड्स नहीं आ रहा है। देखो जी, जेड के अलोंग कोई लिगेंड्स नहीं आते हैं। तो एक बात बताइए, जिस घर की तरफ पुलिस जाएगी ही नहीं, है ना, जिस एक्सिस के अलोंग आएंगे ही नहीं, तो वो तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। इसका मतलब जो जेड वाले हैं वो ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, किसके अंदर, स्केयर प्लेनर के अंदर। तो देखो ये 2 वाला सेट जो होता है वो किसको बोलते हैं, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और डी जेड स्केयर का होता है। और ये क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और क्या होता है, डी जेड एक्स होता है ना। ये 3 चीजें हम करते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला बेटा, कि यहाँ पे जब स्केयर, ये तो किसके लिए था, ऑक्टाहेड्रल के लिए, किसका लिए होता है ये, ऑक्टाहेड्रल के लिए, है ना। वहां तो एक्स से भी, वाई से भी, जेड से भी आते हैं। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में और स्केयर प्लेनर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ जेड के अलोंग जो लिगेंड्स हैं वो नहीं आने चाहिए, ठीक है, जेड के अलोंग नहीं आ रहे। तो जेड के अलोंग नहीं आ रहे तो वो तो इनके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे। तो एक्चुअल में ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं वो किसके लिए होता है बेटा, वो होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। जब हम स्केयर प्लेनर की बात करते हैं तो जेड वाले ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये वाला और ये वाला, ये तीनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि जेड वाले तो ज्यादा स्टेबल हैं इसके कंपैरेटिवली। तो इन दोनों के सेट में ये वाले ज्यादा स्टेबल हो जाने चाहिए, इन दोनों के सेट में ये वाला ज्यादा स्टेबल। इन सब की एक एनर्जी कैसे हो सकती है, ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम देखेंगे तो ये जो 3 का सेट है, देखो बेटा, ये 2 वालों में से किसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, जिसके अलोंग लिगेंड्स नहीं आते, जेड के अलोंग नहीं आते हैं, तो डी वाई जेड, यानी कि 2 का सेट, 2 का सेट हम ऐसे लगा सकते हैं ना। सॉरी, ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में, पहले ड्रॉ करते हैं फिर नाम लिखेंगे। चलो, तो 2 वाला सेट नीचे होना चाहिए, क्योंकि इसके अलोंग लिगेंड्स नहीं आ रहे हैं, है ना। तो जिसके अलोंग नहीं आएंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, और डी एक्स वाई की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्केयर प्लेनर की, ठीक है। और इस वाले में भी जेड वाले की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, डी जेड स्केयर की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की कम होनी चाहिए। लेकिन वो क्या हो जाती है, अब जब, सॉरी, जेड के अलोंग नहीं आ रहे हैं ना, सॉरी लिखने में गलती होगी ना, जेड के अलोंग नहीं आ रहे हैं, तो जेड की एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए।
जेड की एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डी जेड स्केयर, तो जेड वाले नीचे की तरफ रहते हैं, और ये क्या बच गया, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो वहां पे स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, स्केयर प्लेनर के अंदर कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है बेटा। ये ज्यादा एक्चुअल में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जेड वाले नीचे होते हैं और इस वाले में, तो इस तरीके से 1 2 3 4 4 पैटर्न हो जाते हैं, मतलब 4 लेवल हैं इसके अंदर स्प्लिटिंग की। यहाँ पे स्प्लिटिंग के कितने लेवल हैं बेटा, 1 और 2, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जबकि जब स्केयर प्लेनर की बात करते हैं तो जो वो 5 हैं वो 4 तरह की एनर्जीज में स्प्लिट अप हो गई हैं। तो ये था हमारा, जब हम स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो किस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। तो ये सारा का सारा मैंने आपको करा दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट रहता है तो वो हैंड रेज कर सकता है, और व्हाट्सएप में मैसेज डालना है बेटा। अगर किसी को जैसे ये वाला चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया तो आपको इसके सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके देखने हैं।